हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया में मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पीसीएस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों के चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न संस्थाओं के पेपर उपलब्ध हो रहे हैं। तो आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो है परफेक्शन आईएएस संस्थान का टेस्ट संख्या 7 और ये टेस्ट पेपर जो बेस्ड है वो विश्व की भौतिक और भारत के भौतिक भूगोल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जलवायु रेखा भूमध्य रेखा के 5 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाई जाती है और अधिकांश दिनों में बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है? ठीक है, इसके ऑप्शन को हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन है साइबेरियाई जलवायु, दूसरा है गर्म अर्ध भूमध्य रेखीय जलवायु और तीसरा है सवाना जलवायु और चौथा है गर्म रेगिस्तानी जलवायु। तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बात की जा रही है बेसिकली वो की जा रही है भूमध्य रेखा के जो जलवायु भूमध्य रेखा के 5 डिग्री और 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ बात करें भूमध्य रेखा के, जैसे मान लो ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपकी भूमध्य रेखा, फिर आप यानी इक्वेटर, फिर आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी ये है 0 डिग्री पे। अब बात हो रही है कि इसके 5 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा के 5 और 10 डिग्री, 5 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच, और ये हो गया आपका 10 डिग्री। ठीक, अब बात की जा रही है इन 5 और 10 के बीच में बादल छाए रहते हैं, भारी वर्षा होती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो वो भूमध्य रेखा का गर्म अर्ध जलवायु भूकंप रेखा भूमध्य रेखा के 5 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाई जाती है। पहली बात तो ये समझ जाइए। ठीक है, गर्म और आर्द्र भूमध्य, जहाँ पर होता क्या है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा होती रहती है और इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके विस्तार अमेज़न, ठीक है, कांगो, ठीक, मलेशिया वेस्ट और आपके ये क्षेत्र आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं 2 को हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सागर नितल प्रसरण अवधारणा के लिए सही है? तो सागर नितल प्रसरण होता क्या है? ये जगह सी फ्लोर सेपरेटिंग। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में समझें तो सागर नितल प्रसरण भूगर्भिक प्रक्रिया होती है मित्रों, और जिसमें होता क्या है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट यानी जो पृथ्वी के लिथोस्फीयर के बड़े स्लैब एक दूसरे को अलग हो जाते हैं। ठीक है, टक्करें होती हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दूसरी बात, जो सागर का नितल होता है, ठीक है, उस प्रसरण में जो दूसरी टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं जिससे मेंटल के संवहन का परिणाम होता है। ठीक है, और जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे को दूर जाती हैं मित्रों, तो वो मेंटल संवहन धाराओं के निकलने वाली गर्मी क्रस्ट को अधिक प्लास्टिक और कम घना बना देती है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम आप देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नितल अभिसरण प्लेट की सीमाओं पर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, सीमाओं पर नहीं होता है। नितल प्रसरण गतिविधियों के मेंटल के संवहन का परिणाम होता है और नितल जो है सीमाओं पर होता है, इसलिए जो प्रसरण अपसारी प्लेट की सीमाओं पर होता है, न कि अभिसारी। किसमें होता है? अपसारी। किसमें होता है? अपसारी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया भर में भूकंपों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों से सटे क्षेत्र भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, पहला।
दूसरा, अल्पाइन हिमालयी बेल्ट भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक और न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखें ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अभी हमने ऊपर ये पढ़ के ही आए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट होता है टेक्टोनिक प्लेटों पर, तो जो हवा है, जो संवहनीय प्लेट की जो जॉइंट होता है उस पर जो गैसें हैं वो ऊपर निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे धरातल पर कंपन जनरेट होता है, जिसे हम भूकंप के संबंध से समझते हैं। और यही अल्पाइन प्लेट जो है हिमालय भूकंप को अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। यानी ये दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है? तब्रीज हाल ही में खबरों में है। ताब्रिज शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ताब्रिज जो है अगर हम बात करें तो ये खबरों में क्यों रहा? तो मित्रों ये जो खबरों में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी, ठीक है। अब ये दुर्घटना जो हुई थी वो ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनका प्लेन क्रैश हो गया था, जो अजरबैजान प्रांत के एक शहर में, पूर्वी अजरबैजान के प्रांत के एक शहर में है। और यह जो है ईरान का छठा सबसे आबादी वाला शहर है। किसका? ईरान का छठा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर, ठीक है। और दुर्घटना से अजरबैजान की सीमा पर लगी पहाड़ी क्षेत्र में हुई थी। तो ताब्रिज समझे कहाँ पर है ये? तो ताब्रिज मित्रों ईरान पर है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है 5? इसे समझते हैं। 7 प्रमुख प्लेटें हैं जो कई छोटी प्लेटों के साथ पृथ्वी के बाहरी परत बनाती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्लेट्स नहीं है? यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट या अरबी प्लेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी प्लेट नहीं है? तो यहाँ पर जो प्लेट है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 7 प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं, तो 7 प्रमुख प्लेटों में अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रमुख प्लेट नहीं है? तो जो यहाँ पर दिया गया है सी पे जो प्लेट दी गई है वो प्रमुख प्लेट नहीं है, यानी अरबी प्लेट जो है प्रमुख नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? उसे देखते हैं। पृथ्वी कई संकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी का क्रस्ट का निचला भाग मुख्यतः किससे बना है? ये एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम से, लोहे से। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो नीचे दी गई कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 2, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सॉरी लोहा और एल्युमिनियम यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन उच्च बादल के उदाहरणों में से कौन सही नहीं है? सीरस, निम्ब्रोस्ट्रेटस, स्ट्रेट्स और सीरोक्यूमुलस। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो मित्रों जो ऊंचे बादल होते हैं वो ज़मीन से 20 से 40,000 फीट तक ऊंचाई पर आते हैं। और ऊंचे बादलों का उदाहरण अगर हम बात करें तो सीरस हैं, सीरियोक्यूलोसिस हैं और सिट्रोस्टिट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे उच्च बादल की बात करें तो बादल की हाइट अगर हम बात करें 20 से 40,000 फीट तक होती है। कितने तक? 40,000 फीट तक, ठीक है। तो सीरस आता है, ठीक है, सीरियोक्यूलोमस आता है ऊंचे पहाड़ों के तौर पर, पर्वतों के तौर पर, ठीक है। और अगर हम आगे देखते हैं स्ट्रेट्स और निम्ब्रोस्ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचे पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे? वो ऑस्ट्रोलिसिस 7 से 20,000 फीट पाए जाते हैं, यानी मध्यम पहाड़ होते हैं, ठीक है। और निचले बादल मुख्यतः 7,000 फीट से नीचे होते हैं। उदाहरण के लिए सेट्रियोकुलस, स्ट्रेटस और निम्ब्रोटस, ये क्या हैं? ये हमारे निचले बादल हैं। इनकी बात अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका स्ट्रेटस,
ठीक है। स्टेट्स जो है आपका वो आपका 7000 निचले बादल के तौर पर ये जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बादल ऊंचाई पर स्थित हैं तो आपका निम्ब्रो स्ट्रेट्स हैं। कौन सा है? निम्ब्रो स्ट्रेट्स। और दूसरा आपका कौन सा है? स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके सही हैं सीरस, और ये आपके कैसे हैं? ये आपके मध्यम ऊंचाई के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन शुरुआती तरीकों में से एक का वर्णन करता है जिनके बारे में भूवैज्ञानिकों ने सोचा था कि महाद्वीपीय समय के साथ चले गए। हालांकि विज्ञान में प्रगति तथा महाद्वीप बहाव के सिद्धांत के स्थान किसके द्वारा ले लिया गया है? पेंजिया का सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत या डेबेसियस सिद्धांत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उसका सबसे अधिक वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगेनर से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा? एल्फ्रेड वेगेनर। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेगेनर महोदय ने क्या बताया था? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही वेगेनर महोदय ने ये बताया था कि भूमध्य महाद्वीपीय भूभाग पृथ्वी को पार वह रहे थे। कभी कभी महासागरों के मध्य एक दूसरे में समा जाते थे। उन्होंने जो ये आंदोलन महाद्वीपीय विस्थापन के तौर पर इसे बताया था। हालांकि अगर हम बात करते हैं आगे, तो समय के साथ महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का स्थान प्लेट टेक्टोनिक्स विज्ञान ने ले लिया। और प्लेट टेक्टोनिक्स का एक सिद्धांत, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की भूमिगत गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रमुख भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं। इस टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं को व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर सबसे सही होगी? तो ये सिद्धांत आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दक्षिण पूर्व साइबेरिया में स्थित है। यह दुनिया की सबसे पुरानी झील है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। इनमें से कुल जमे हुए ठंडे पानी के अंदर का 20% हिस्सा ऊपर दिए गए कथनों में निम्नलिखित में से किस झील के लिए बताया गया है? विक्टोरिया झील, बेकाल झील, कैस्पियन सागर और सुपीरियर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों बेकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी यानी 25 मिलियन वर्ष, ठीक है, और सबसे गहरी यानी 1700 मीटर वाली झील है। ठीक है, और इसे दुनिया के कुल बिना जमे मीठे पानी के भंडार का 20% शामिल है। इसे रूस के गैलापागोस कहा जाता है। रूस में क्या बोला जाता है? गैलापागोस, ग्लैपागोस। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? वो बेकाल झील के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का आम प्रकार है? निपात भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप, विस्फोट भूकंप या ज्वालामुखीय भूकंप। भूकंप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, एक है विवर्तनिक, एक है ज्वालामुखी, और एक है निपात, और एक है विस्फोट। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो टेक्टोनिक भूकंप किसी प्रकार का भूकंप नहीं होता है, तो यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मार्शल द्वीप किसके निकट है? दक्षिणी चीन सागर से। ठीक है, मार्शल द्वीप दक्षिणी चीन सागर से है, बंगाल की खाड़ी से है, अरब सागर से, आदन की खाड़ी से है। तो मार्शल द्वीप बिल्कुल गणराज्य पश्चिमी प्रशांत सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मार्शल द्वीप गणराज्य RMI पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और यह हवाई और फिलीपींस के लगभग मध्य में स्थित है, और माइक्रोनेशिया में सबसे पूर्वी द्वीप समूह है। ठीक है, देश के मध्य प्रशांत महासागर में एटॉल और द्वीपों का 2 समानांतर श्रृंखलाएं हैं जिन्हें रतक सूर्योदय श्रृंखला और सलिक सूर्यास्त श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। हाल ही में
अमेरिकी सरकार में मार्शल द्वीप समूह को 23 बिलियन, कितना, 23 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो मार्शल द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, बलुआ पत्थर, सैल और ग्रेनाइट। तो ये सब के सब कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। क्या है ये, तो ये तीनों कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है जो भूमध्य सागर, वनों और व्यापारिक पवन वाले गर्म रेगिस्तानों के बीच बहती जाती है, ठीक है, और वनों और व्यापारिक पवन वाले गर्म रेगिस्तानों के बीच में पाई जाती है। शुष्क और अर्ध मौसम सबसे अलग होते हैं और इस प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। उपरोक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किस जलवायु का वर्णन कर रहा है। यदि हम यहाँ पर बात करें ये किस जलवायु का वर्णन कर रहा है, तो ये बेसिकली मित्रों जो वर्णन कर रहा है वो कर रहा है सूडान की जलवायु का, क्योंकि सूडान जलवायु एक संक्रमणकालीन प्रकार का जलवायु है जो भूमध्य रेखा और व्यापारिक पवन के गर्म रेगिस्तान के बीच पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तक ही सीमित है और सूडान, जबकि इसमें ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें सूडान शामिल है। क्या शामिल है, सूडान। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सूडान जलवायु, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विसर्प मेंढर्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। क्या है, पहला, यह केवल सपाट होने वाली हिमनदी घाटियों से जुड़ी स्थलाकृति है। दूसरा, यह अपरदनात्मक और निक्षेपण दोनों प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये अपरदनात्मक और निक्षेपण दोनों क्रियाओं का परिणाम है, यानी ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्या है, भूकंप जमीन का एक तीव्र और अचानक हिलना है जो पृथ्वी की क्रस्ट में एक फॉल्ट लाइन के साथ टेक्टोनिक प्लेटों को सीधा होने वाली इमारत के कारण होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों क्या हो जाएगा, भूकंप के बारे में, ठीक है। तो यदि हम भूकंप के बारे में बात कर लें तो मेंडर स्थल रूप नहीं बल्कि एक प्रकार का चैनल पैटर्न करता है, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। और इस चैनल में मेंडल नदी यमुना भी पार करता है, बल्कि एक प्रकार का मेंटन पैटर्न मात्र है। मेंडर्स नदी मध्य और परिपक्व अवस्था में नदियों से जुड़ी, खासकर मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर नदी का पानी प्रवाह के साथ आने वाली ऊर्जा नदी के ऊपरी मार्ग से नदी के निचले मार्ग तक और उत्तरोत्तर घटती जाती है। तो यदि हम इसमें बात करते हैं कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं भूकंप के मामले में। तो भूकंप प्राकृतिक खतरा है जो मानव जीवन की विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये चारों चीज़ें क्या हैं, पांचों सही हैं। भूकंप का प्रभाव, हिमस्खलन, सुनामी, दरारें और मृदा द्रवणीकरण, ये चारों हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है 16। निम्नलिखित में क्या कह रहा है, कौन सा देश का स्कैंडिनेवियाई देश के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ पे डेनमार्क है, स्वीडन है, पोलैंड है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका डेनमार्क सही होगा, स्वीडन सही होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15-17 पर। समुद्र और महासागर जैसे दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? स्थल जल संधि, ठीक है, स्थल जल संधि और जलडमरू मध्य और वहाँ चैनल और घाटी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या होगा, स्थल जल संधि, दो स्थलों के बीच स्थित पानी को क्या बोलते हैं, स्थल जल संधि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, 17 तो हो गया, सॉरी 17 का जो आंसर है मित्रों वो क्या हो जाएगा, 17 का आंसर सेवनटीन का आंसर की अगर हम बात करें तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर बी हो जाएगा, जलडमरू मध्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, 18 सॉरी, क्या कह रहा है 18, इसे देखिए। माइक्रोनेशिया कैरोलिन द्वीप समूह 600 से अधिक द्वीपों के टापुओं का एक देश है। माइक्रोनेशिया कहाँ स्थित है, तो माइक्रोनेशिया पश्चिमी प्रशांत सागर में स्थित एक देश है और इसमें 600 से अधिक द्वीप समूह समाये हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सही होगा, तो ये आपका सही होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कितना टू 19। भूकंप एक वैश्विक खतरा है जो दुनिया भर के लाखों लोगों की जान ले लेता है। इस संदर्भ में भूकंप से होने वाले विनाश एवं क्षति की मात्रा किस प्रकार करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कौन सा, स्थानीय भूविज्ञान जोखिम प्रबंधन उपाय, दिन के समय यह घटित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो भूकंप होने के विनाश की क्षति, अचानक बिना किसी चेतावनी के भूकंप आ जाता है, तो ये सभी बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट, आम भारत में जब हवा अश्व अक्षांशों में प्रवेश करती है तो अलग अलग हो जाती है। ध्रुवों की ओर से बहने वाली ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम आंसर देखें तो आंसर कौन सा सही होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ए सही, यानी ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ऑप्शन में आपका ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 21, क्या है 21, इसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा आपका आर्मेनिया और अजरबैजान, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या कह रहा है उसे देखें। राफा सीमा जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है किसके बीच स्थित है? इजराइल और फ़िलिस्तीन के, इजराइल और मिस्र के, फ़िलिस्तीन और मिस्र के, फ़िलिस्तीन और जॉर्डन के। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग या रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो मिस्र और फ़िलिस्तीन की गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग है। किस किस के बीच? फ़िलिस्तीन और मिस्र के बीच। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि 1991 में क्या कह रहे हैं, सॉरी, इजराइल सेना ने हाल में गाजा पट्टी में बमबारी की थी और मिस्र के बीच जो राफा सीमा पार नियंत्रण कर लिया था मिस्र ने की सीमा पर, और अपने टैंकों को दक्षिणी गाजा शहर राफा में धकेल दिया था। तो राफा क्रॉसिंग बंद होने से गाजा पट्टी तक पहुंचाने में बाधा आई थी, जिससे मानवीय संकट बढ़ गया था, ठीक है, इसलिए ये सुर्खियों में थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23? स्थलीय ग्रह जोवियन ग्रहों की तुलना में धीमी गति से घूमते हैं। स्थलीय ग्रहों में जोवियन ग्रहों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण होता है। तो स्थलीय ग्रह कौन से होते हैं? जो सूर्य के निकट हैं। जोवियन ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के
से दूर हैं। तो स्थलीय ग्रह जोवियन ग्रहों की तुलना में धीमी गति से घूमते हैं। इस पर यदि हम देखें तो ये बात क्या है, पूरी की पूरी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और स्थलीय ग्रहों में जोवियन ग्रहों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण होता है, नहीं, स्थलीय ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है क्योंकि ये सूर्य के पास हैं, जबकि जोवियन ग्रहों में ऐसा नहीं होता है, वो सूर्य से दूर हैं। तो दूसरा बात गलत होगी, पहली सही। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का एकमात्र नदी बेसिन है जिसमें 3 सहायक नदियां 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं? नील, अमेजन, गंगा और यांगजी। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, अमेजन दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी बेसिन है जिसकी 3 सहायक नदियाँ, कौन कौन सी 3 हैं, अगर हम इस पर भी डिस्कस कर लें तो इसकी 3 हैं, पुरुष, दूसरी है जरुआ और तीसरी है मदिरा। ये जो 3 नदियां हैं ये 3000 किलोमीटर से अधिक भी लंबी हैं ये नदियां, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी नदी सबसे लंबी होगी, इसकी 3 सहायक नदियां हैं, तो वो है आपकी अमेजोन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सुनामी तरंगों की गति किस प्रकार निर्भर करती है? चंद्रमा के आकर्षण पर, सूर्य के आकर्षण पर, महासागर की गहराई में, तरंग स्रोत से दूरी में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सुनामी तरंगों की गति किस प्रकार निर्भर करती है, तो पहला ऑप्शन क्या है, चंद्रमा के आकर्षण, दूसरा सूर्य के आकर्षण, तीसरा महासागर की गहराई और चौथा तरंग स्रोत से दूरी। तो मित्रों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सुनामी तरंगों की गति जो निर्भर कर रही है वो किस पर कर रही है, वो ऑप्शन सी पर कर रही है, यानी महासागर की गहराई पर। होता क्या है ये ज़रा समझ लीजिए, समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है जिसके कारण समुद्र की सतह पर हलचल पैदा हो जाती है और विशाल लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, बात समझ रहे हैं। इन्हीं विशाल लहरों को सुनामी तरंगें क्या, सुनामी वेव्स कहा जाता है। तो समुद्र की गहराई में सुनामी लहरों की ऊंचाई नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे ये लहरें ऊपर आती हैं उनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इस संदर्भ में पपुआ न्यू गिनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दूसरा, यह अपने सक्रिय ज्वालामुखियों में घने वर्षावनों के लिए जाना जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक बात करें, पपुआ न्यू गिनी जो है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और इसमें न्यू गिनी के पूर्वी आधा भाग बिस्मार्क द्वीप समूह, वेगनिगविले और बुका छोटे अपतटीय द्वीप एटोल शामिल है और इसमें ज्वालामुखी के घने वर्षावनों के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वे धूल चट्टानें जो बर्फ से घने और सौरमंडल के निर्माण से बचे हुए जमे हुए अवशेष हैं। 2, वे धूल और बर्फ से बने पेड़े पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 3, वे अपनी लंबी बहती पूंछ के लिए जाने जाते हैं। तो उपरोक्त कथन किसका वर्णन करता है? क्षुद्र ग्रह का, धूमकेतु का, उल्का का या उल्का पिंड का? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बात की जा रही है धूल और चट्टान बर्फ के घने, ये जो मित्रों बात की जा रही है ये की जा रही है धूमकेतु की। किसकी बात की जा रही है? धूमकेतु की। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं अगर यहीं पर डिस्कस कर लें तो ये छोटे होते हैं और चट्टानीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं धूमकेतु धूल और चट्टान और बर्फ के टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है 28? इसे देखते हैं। माउंट एटना जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे बड़ी ज्वालामुखी में से एक है, 2023 की शुरुआत में लगातार फट रहा है। तो एटना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। तो मित्रों एटना जो ज्वालामुखी है वो मित्रों इटली में स्थित है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा, ठीक है। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, यानी यह लावा, राख और चट्टानी परतों से बना है
और हजारों वर्षों से विस्फोटों का जमा हुआ है। यह सिसिली और पूर्वी तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर के एक द्वीप है जो इटली का है। ठीक, बात समझ में आ रही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह के नाम कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, नंबर 1 बुध, नंबर 2 शनि, नंबर 3 पृथ्वी और नंबर 4 बृहस्पति। तो ग्रह दो टाइप के बटे होते हैं, कुछ ग्रह इनर प्लैनेट होते हैं और कुछ आउटर या टेरेस्ट्रियल जोवियन प्लैनेट होते हैं जो अंदर की तरफ हैं, यानी जो सूर्य के निकट हैं उन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। जैसे आपका मरकरी हो गया, जैसे आपका वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। ये जो प्लैनेट हैं ये आपके कैसे प्लैनेट हैं? ये आपके इनर प्लैनेट हैं। तो बुध और पृथ्वी यहाँ पर दिया गया है, शनि और बृहस्पति आउटर प्लैनेट हैं। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन जो बी है हमारा वो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी 30। क्या है? तापमान परिवर्तन से प्रेरित चट्टानों के विस्तार और संकुचन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में क्या होता है? तो तापमान परिवर्तन से प्रेरित चट्टानों का विस्तार भी होता है और उनका संकुचन, यानी जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो सिकुड़ भी जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? डायस्ट्रोफिज्म, एक्सोफेलियोसम या एरोजनी या अपक्षय। तो मित्रों जो आपका चट्टानों का फैलना और सिकुड़ना जो है वो एक्सोफोलिएशन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सोफिलिएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है मित्रों जिसमें चट्टान के फ्रेशर की सभी बड़ी सपाट और घुमावदार चादरें दबाव रिलीज के कारण आउटक्रॉप से अलग हो जाती हैं और जब क्षरण पृथ्वी की पपड़ी की गहराई में उच्च दाब पर बनी चट्टान से आंतरिक बोझ को हटा देता है तो चट्टान को फैलने की अनुमति देता है। तो बात समझे यहाँ पर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है इसे समझते हैं। निम्नलिखित भू आकृति विज्ञानियों में किसने भू आकृति विकास का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह बताते हुए प्रतिपादित किया कि एक समावधि होती है जिसके दौरान एक ऊंचा भूभाग भूमि स्कल्पचर की प्रक्रिया द्वारा अपने परिवर्तन से गुजरता है और अंत में निम्न सुविधाहीन मैदान में बदल जाता है? एल्फ्रेड वेगनर, विलियम मॉरिस डेविस, कॉर्लिन हैटर क्रिक और जोविन सिवजिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो मित्रों जो आपके विलियम मॉरिस डेविस द्वारा जो डोवेसियस सिद्धांत भू आकृतिक विकास की सबसे लोकप्रिय सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? विलियम मॉरिस डेविस ने। यानी ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत में हुआ क्या था? भौगोलिक चक्र या कटाव चक्र की उनकी अवधारणा में आनुवंशिक वर्गीकरण और भू आकृतियों की व्यवस्थित विवरण प्रदान किया गया है और यह मानता है कि भौगोलिक चक्र समय की अवधि है जिसके दौरान ऊंचा भूभाग भूमि स्कल्पचर और भूक्रिया द्वारा निम्न सुविधाहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या है? ईस्ट पैसिफिक राइज एक भूमध्य महासागरीय कटक है जो पूर्वी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस संदर्भ में पूर्वी प्रशांत राइज प्रशांत प्लेट को किससे अलग करता है? कोक्सस प्लेट, नज़्का प्लेट या अंटार्कटिक प्लेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी प्लेट किसके द्वारा अलग होती है? तो मित्रों ईस्ट पैसिफिक राइज एक भूमध्य सागर उभार है जो एक निम्न टेक्टोनिक प्लेट से अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये तीनों बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? काला सागर, कैरिबियन सागर या बेरिंग सागर या भूमध्य सागर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सबसे निकट अगर हम बात करते हैं तो मित्रों बेरिंग सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर की सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है। और कौन सा सागर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास है? यानी बेरिंग सागर के पास है। बेरिंग जलडमरू मध्य और बेरिंग सागर पृथ्वी पर दो सबसे बड़े भूभाग यानी यूरेशिया और अमेरिका के बीच का विभाजन का काम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने पर होती है? तो मित्रों वो 180 डिग्री मध्याह्न रेखा यानी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं जो बेरिंग सागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है? 34
प्राचीन सरसरप्पी मेसोसॉरस एक जीवाश्म दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। हालांकि दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका हजारों किलोमीटर महासागर द्वारा अलग किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन किसका संभावित स्पष्टीकरण हो सकता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात है प्राचीन सरसरप्पी मेसोसॉरस के अस्तित्व के लिए दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों एक आदर्श जलवायु परिस्थितियां थीं। दूसरी, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों कभी पेंजिया नामक एक महाद्वीप का हिस्सा थे। सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली भूमि की एक अलग जलमग्न मिट्टी है, तीसरे पट्टी है। तीसरा, 4 सरसरप्पी मेसोसॉरस सर्दियों में दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका की ओर चले गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है देखते हैं। हरमट्टन का अर्थ है डॉक्टर। शुष्क और धूल भरी उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहाँ चलती हैं, इसे देखना है। पूर्वी यूरोप में, पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में या पूर्वी एशिया में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किससे चलती हैं? तो मित्रों ये चलती हैं पश्चिमी अफ्रीका में, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हरमट्टन का अर्थ होता है डॉक्टर, ठीक है। जो शुष्क और धूल भरी उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं जो पश्चिमी अफ्रीका में चलती हैं, ये हवाएं सहारा रेगिस्तान से निकलकर गिनी तट जाती हैं, यानी सहारा रेगिस्तान से कहाँ तक जाएंगी? गिनी तट तक, ठीक है, गिनी तट तक जाती हैं, ठीक है। और डॉक्टर का परिणामी शीतलन प्रभाव कारण बाष्पीकरण की दर को क्या कर देती हैं? बढ़ाकर गिनी भूमि को नम हवा से एक राहत प्रदान करता है। लेकिन यह शुष्क जो धूल भरी हवा होती हैं जो फसल को बर्बाद करने के अलावा एक घनी धूल भरी धुंध फैला देती हैं जो अंतर्देशीय नदी नेविगेशन को बाधित करती है। तो कहाँ पर है ये? वेस्टर्न अफ्रीका में, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपक्षय के लिए सही है? यह चट्टानों के खनन और उत्खनन की सहायता करता है, यह खनिजों की वृद्धि और सांद्रता में मदद करता है, यह मिट्टी को समृद्ध करता है, ठीक है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कौन सा उत्तर सही होगा? तो ये जो बातें की गई हैं अपक्षय से रिलेटेड, ये सारी बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि अपक्षय मिट्टी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन इसी से होता है, जैसे मिट्टी जिसका उपयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी ग्रह के आकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए गोल, अंडाकार, गोलाकार, भू आकृति। तो यदि हम पृथ्वी के आकार से संबंधित बात करें तो इसे हम बोलते हैं जियोइड, यानी भू आकृति। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ भी डी हमारा सही होगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों पर ये थोड़ा चपटा है जिसके कारण इसका आकार जियोइड हो जाता है और इसका अर्थ होता है पृथ्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? निम्नलिखित में से किसने 1930 के दशक में प्रतिपादित किया कि मेंटल में सम्मान धाराओं की संभावना है जो थर्मल अंतर पैदा करने वाले रेडियोधर्मी तत्वों का कारण उत्पन्न होती हैं? अल्फ्रेड वेगनर ने, आर्थर होम्स ने, विलियम मॉरिस डेविस ने, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आर्थर होम्स ने ऐसा कहा था, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39? इन्हें देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आग्नेय चट्टानें कोयला और पेट्रोलियम का अच्छा स्रोत हैं। गैब्रो आग्नेय चट्टानों का एक उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करें तो आग्नेय चट्टान आमतौर पर विशाल और स्थिरीकृत नहीं होती हैं। वे उच्च तापमान से ठंडे होने की स्पष्ट संकेत दिखाते हैं। आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टानें हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है। गैब्रो ऑप्शन आग्नेय चट्टान कोयला और पेट्रोलियम का अच्छा स्रोत है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और गैब्रो जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और ये बात हमारी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा
सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है। भूमि की तुलना में समुद्र के ऊपर तापमान में अधिक भिन्नता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। कैसे गलत हैं कि अक्षांश तापमान को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में से एक है। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाता है तो तापमान गिरता है क्योंकि क्षेत्रों में कम धूप मिलती है। इसके पीछे का कारण पृथ्वी का आकार है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों बातें गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण है कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन ए गोलाकार क्षितिज, ऑप्शन बी सूर्योदय से और सूर्यास्त, ऑप्शन सी चंद्रग्रहण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पृथ्वी के गोलाकार कौन सा प्रमाण कर रहा है? तो ये चारों घटनाएं पृथ्वी के गोल होने की बात कर रही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तटीय भूआकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्र के नीचे ढलने के कारण जलमग्न तट रेखाएं बनती हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण उभरने वाली तट रेखाएं बनती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों ये सारी बातें, दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि तटीय भूआकृति रेखाएं, जलमग्न तट रेखाएं भूमि के डूबने या समुद्र के बढ़ने के कारण बनती हैं, न कि समुद्र के नीचे ढलने के कारण, यानी सतह के डूबने के कारण बनती हैं। ये भी गलत है। ठीक है, वृद्धि कारण उभरने वाली तट रेखाएं बनती हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि कारण उभरने वाली तट रेखाएं बनती हैं। ठीक है, दूसरी बात यदि हम बात करें उभरने वाली तट रेखाएं भूमि के उत्थान के कारण बनती हैं। तो ये जो दिया गया है वो इसका है और ये इसका है, यानी दोनों कथन अपोजिट हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन महाद्वीपीय शेल्फ के लिए सही है। नंबर 1, ढलान खाड़ी ढाल की विशेषता रखते हैं। बी, उनके पास दुनिया सबसे समृद्ध मछली पकड़ने का मैदान है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो केवल जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है और पहला आपका क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कॉरियोलिस प्रभाव कई बड़े पैमाने पर मौसम पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। इस संदर्भ में कॉरियोलिस बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो जरा देखते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट। कॉरियोलिस प्रभाव एक प्रकार के पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर तेजी से घूमती है, इसलिए इसका इफेक्ट भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है। ठीक, अब जरा इसे देखते हैं। यह पृथ्वी के गोलार्ध हवाओं को दाईं ओर मोड़ देता है। दूसरा, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये दोनों बातें इसमें जो बताई गई हैं वो दोनों की दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, ध्रुवों पर पृथ्वी की गति 0.004 × 08 किलोमीटर है और कॉरियोलिस प्रभाव स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45? उपरोक्त में से कौन सा गर्म स्थल स्थानीय हवाओं का उदाहरण नहीं है? फोन, चिनूक, मिस्ट्रल और लू। तो यहाँ पर गर्म हवाएं सारी दी हुई हैं सिवाय एक के, और वो एक हवा है मिस्ट्रेल। क्या है, मिस्ट्रेल, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46? यहाँ पर देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहद ज्वार के दौरान सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। दूसरा, बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो कथन यहाँ पर केवल दूसरा जो है वो सही है, जबकि पहला कथन क्या है, गलत है। क्यों? पृथ्वी का संबंध में सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति के आधार पर क्या होता है ये ज्वार आते हैं। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो ज्वार अधिक ऊंचाई पर होगा और इन्हें स्प्रिंग ज्वार के नाम से जाना जाता है। बृहद ज्वार दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णिमा को आता है, दूसरा अमावस्या को। ठीक है, तो बृहद ज्वार के दौरान सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि दूसरा ज्वार हम बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है 47? जनवरी माह में भूमध्य रेखा से सूर्य की स्पष्ट दक्षिणी दिशा की गति का परिणाम क्या होता है? विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी मध्य विषुवत रेखीय स्थिति की दक्षिण की ओर खिसक रही है। भूपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाली कोशिकाएं दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के ऊपर केंद्रित होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो ये दोनों बातें क्या है मित्रों, बिल्कुल सही होंगी। ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तापमान के व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तापमान का व्युत्क्रम होता क्या है, पहले ये समझ लो। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान आमतौर पर कम हो जाता है, इसे सामान्य लैप्स कहा जाता है। कभी कभी स्थिति उलट हो जाती है और सामान्य लैप्स उलट जाता है, यानी ऊंचाई के साथ हवा का तापमान बढ़ता जाता है। तापमान में इसे क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमण बोला जाता है ताप का। समझ में आई? ठीक है, यानी तापमान वैसे तो आमतौर पर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हवा के साथ होता क्या है, ऊंचाई पर तापमान बढ़ने लगता है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। साफ आसमान, शांत हवा, एक साथ एक लंबी सर्दियों वाली रात आम तापमान व्युत्क्रमण कर की आदर्श स्थिति है। क्या है, आदर्श स्थिति। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोहरा अक्सर उस क्षेत्र में देखा जाता है जहाँ तापमान व्युत्क्रमण होता है, बिल्कुल गलत। तापमान व्युत्क्रमण के कारण पृथ्वी अपनी ऊपर की हवा की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे वेस्टर्न कार्डिलोरस के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में पश्चिमी कार्डिलोरस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये कथन जो हैं इसमें कोई समानांतर श्रेणियाँ शामिल हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, कई नहीं हैं। कार्डियोलस आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय ज्वालामुखी में अनुपस्थित हैं, सही है। यह महाद्वीप की पूरी लंबाई पूरब से पश्चिम तक फैला है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पृथ्वी पर दाब पेटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियों को डोलड्रम कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च बेल्ट क्षेत्र की विशेषता तेज हवाएं और भारी वर्षा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षोभमंडल के संपूर्ण वायुमंडल को अधिकांश द्रव्यमान सह में समाहित है। धूल के कणों में सर्वाधिक सांद्रता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन पहला सही है, दूसरा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है 52? हाँ, महासागरीय जल के तापमान भिन्नता के संदर्भ में थर्मोक्लाइन परत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थर्मोक्लाइन परत में तापमान तेजी से कमी आती है, सही है। इसे महासागरीय त्वचा के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल गलत। थर्मोक्लाइन की गहराई क्षमता पूरे वर्ष स्थिर रहती है, ये भी बात क्या है, गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए में ही एक दिया है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है? निम्नलिखित टेक्टोनिक प्लेटों के विचार करें। कोको प्लेट, नाज़का प्लेट और कैरिबियन प्लेट
उपयुक्त प्लेटों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर यदि हम सही व्यवस्था करें तो सबसे पहले कैरेबियन प्लेट है, फिर कॉकसस प्लेट है, ठीक है, और उसके बाद नाज़का प्लेट है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा 3, 1, 2 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या है, डैन्यूब नदी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, बिल्कुल गलत। यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही। कैस्पियन सागर में गिरती है, बिल्कुल सही। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से नहीं निकलती। डैन्यूब नदी वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो दूसरा कथन क्या है यहाँ पर, सॉरी रुकना, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे बड़ी नदी नहीं है, ये दूसरी सबसे बड़ी है, सेकंड है। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो निकल कहाँ से रही है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में मिलती है। तो ये कथन क्या है, एक पहला कथन तो सही है, कैस्पियन सागर में गिरती है, नहीं, ये काला सागर में गिरती है। तो ये दूसरा कथन भी गलत है। बताना क्या है, गलत बताना है। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत अग्निवलय पर स्थित है। फिलीपींस ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मध्य अमेरिकी ट्रेंच और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बात करें इसी जॉइंट पर ही सभी स्थित हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कोरल के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोरल अकशेरुकीय प्राणी है, ठीक है, केवल शाकाहारी होते हैं, ठीक है। कोरल, कठोर कोरल, कोरल को जीवित रहने के लिए गर्म पानी और धूप की आवश्यक शर्तें हैं। तो इसमें कौन कौन से कथन मित्रों सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आपको देखें, अगर हम यहाँ पे, तो जो कोरल अकशेरुकीय होते हैं, अकशेरुकी, ये बात बिल्कुल सही है। कठोर कोरल केवल शाकाहारी होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ये कोरल बेसिकली मांसाहारी होते हैं। कोरल जीवित रहने के लिए गर्म पानी और धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कोरल को जीवित रहने के लिए गर्म पानी और धूप की आवश्यकता नहीं होती है, गर्म पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें 2 और 3 गलत हैं, एक सही है। तो 2 और 3 देखना है, तो कितने गलत, 2 गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर कितने सही हैं, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बालुका स्तूप के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका निर्माण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होता है। रेत की आपूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये दोनों बातें क्या है मित्रों, बिल्कुल क्या है, सही है। तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करें, बड़े शरीर का आकार, निश्चित प्रवासी मार्ग, खास श्रृंखलाओं में उच्च पोषी स्तर पर भोजन करना। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता किसी प्रजाति को विलुप्त करने के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें विलुप्ति के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका भी हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्षा गर्मी और कुछ महीनों तक ही सीमित होती है। यूरोप बेटरलीज की स्थिति में स्थित है। पश्चिम में वर्षा भारी होती है और पूर्व की ओर कमी आ जाती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वर्षा गर्मी में कुछ महीनों तक ही सीमित होती है, बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मालवा का पठार किसका उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार, इंटरमोंटेन पठार, पिडमोंट पठार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही है सी,
पिडमोंट का पठार मालवा के पठार का उदाहरण है। क्यों? चट्टानों की स्थिति संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो इंटरमोंटेन, पिडमोंट और महाद्वीपीय पठारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे पठार जो बलित पर्वत श्रृंखला की सीमा पर स्थित होते हैं, आंशिक रूप से या पूरी तरह उनसे घिरे होते हैं, उन्हें इंटरमोंटेन कहते हैं। और जैसे मैक्सिको, बोलिविया और ईरान का पठार। और जो पठार पहाड़ों की तलहटी पर स्थित होते हैं, दूसरी तरफ मैदान हो या महासागर से घिरे होते हैं, इन्हें पिडमोंट कहते हैं। तो मालवा का पठार कैसा है? पिडमोंट पठार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की है? तो विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा अगर हम बात करें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कनाडा, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा की, किसकी है? कनाडा की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जर्मन पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकने का परिणाम है? तो देखना है इसमें कौन झुकने का परिणाम है वो। तो सबसे पहले बात आती है किसी महाद्वीप की पूर्व और पश्चिम के बीच सूर्योदय के समय का अंतर, ये बात बिल्कुल गलत है। गर्मी के दौरान उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई दक्षिणी से के उत्तर की ओर बढ़ती है, ये बात सही है। दोनों गोलार्धों में उच्च जलवायु पर विशाल बर्फ की चादरें हैं, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कौन सा उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो यदि हम यहाँ पर सही उत्तर बताएं तो सही उत्तर होगा 2 और 3, क्योंकि सही बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आर्द्र भूमियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे पूरे वर्ष नदी में पानी पर स्थिर प्रभाव प्रदान करते हैं, ये भूजल को रिचार्ज करते हैं, ये जल के बहाव को साफ कर शुद्ध करते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सर के सही उत्तर चुनें। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी बातें सही हो जाएंगी? तो ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पृथ्वी की क्रस्ट से आने वाला पिघला हुआ लावा इसकी सतह पर बेसाल्टिक लावा की क्रमिक परतों तक फैल जाता है। ये जमकर ज्वालामुखीय पठार का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखीय या लावा का पठार है? तिब्बती पठार, बोलिविया का पठार, कोलंबियन स्नैक पठार या अफ्रीकी पठार? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है बेसिकली आपका कोलंबियन पठार, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। निम्नलिखित में से किस देश में ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए जापान, इंडोनेशिया, यूएसए और रूस। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी मित्रों कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पर 165 हैं। कितने हैं? 165। इसके बाद जापान में यदि हम बात करें तो 121, इंडोनेशिया में बात करें तो 116, ठीक है, 116 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या आ रही है वो किसकी आ रही है? अमेरिका की। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वेस्ट इंडीज़ गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बी मिसिसिपी नदी बेसिन और दक्षिणी भागों में कपास और तंबाकू बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। मध्य अमेरिका और उष्णकटिबंधीय निचली भूमि में केले की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक भाग में व्यापक प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर डी होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड पेंथालसा का हिस्सा था। मध्य महासागरीय कटक पृथ्वी की सतह से लंबी पर्वत श्रृंखला है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही है मित्रों? तो यहाँ पर कथन सही है आपका ओनली 2। कौन सा? 2। जबकि पहला कथन गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लोरेशिया गोंडवाना या पेंथालसा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वैगनर सिद्धांत से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो महाद्वीपीय द्रव्यमान निर्माण करते हैं। मेगा महासागर से इसको घेर लिया था। इस महाद्वीप का नाम पेंजिया रखा। इसका अर्थ है सारी पृथ्वी। तो वैगनर ने तर्क दिया 200 मिलियन वर्ष ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
ओडिशा बंदरगाह, जिसे हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में संदर्भ में समाचारों में देखा जा सकता है, किस बेसिन में स्थित है? कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, एड्रियाटिक सागर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, काला सागर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कास्ट स्थलाकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी विशेषता भूमिगत जल निकासी की विशेषता है। उन क्षेत्रों में अधिक गहरा है जहां जल स्तर अपेक्षाकृत कम है। भारत में कास्ट स्थलाकृति मुख्यतः उत्तर बिहार में पाई जाती है। नीचेदे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यदि हम यहाँ पर सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। जियोक्रोनोलॉजी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? पृथ्वी के आयाम का मापन, चट्टानों, जीवाश्म अवसाद, महासागरों की उत्पत्ति को समझना, महासागर की क्रस्ट के विकास को पढ़ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ साझा नहीं करता है तट? पोलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, यूक्रेन। तो बाल्टिक सागर जो है मित्रों, उसके साथ अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो डेनमार्क, एंटोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और स्वीडन उत्तरी मध्य से घिरा हुआ है। तो कौन सा देश? यूक्रेन है जो साझा नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो की धारा, लेब्राडोर की धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म हवा है हालांकि, और तेज अटलांटिक महासागर की धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होकर बहती है। कुरोसियो धारा या जापान धारा उत्तरी प्रशांत महासागर बेसिन के पश्चिम की ओर उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जल धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है? पृथ्वी का लगभग 97.5% पानी महासागरों में पाया जाता है जो अत्यधिक खारी अवस्था में है। शेष 2.5% जल ताज़ा जल है जो संदर्भ में तेज पानी के स्रोतों और उनके आसपास मौजूद ताजे पानी के मात्रा के संदर्भ का सही घटता क्रम बताइए। तो सही घटता क्रम यदि हम देखेंगे तो इसका सही क्रम है ग्लेशियर, भूजल, झीलें और वायुमंडल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही क्रम होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सभी वायुओं के बीच सबसे अधिक स्थायी फसल बायोमास है। इसकी मिट्टी में पोषक तत्वों के भंडार बहुत अधिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो दूसरा कथन गलत है जबकि पहला कथन सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ भी सही होगा क्योंकि सभी वायुओं में के बीच में अधिक स्थायी फसल बायोमास है। इसकी मिट्टी पोषक तत्वों के भंडार बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग भूमि द्वारा निर्मित है। विश्व का केवल 1% भूमि आर्द्र भूमि क्षेत्र है। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में लगभग 1/3 भाग वनों से आच्छादित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ऑप्शन 2 गलत हैं, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है 76? ईंधन की लकड़ी, चारा आदि उपलब्ध कराने के लिए सभी अप्रयुक्त और परती भूमि में पेड़ झाड़ियां लगाना क्या कहलाता है? वाणिज्यिक वानिकी, कृषि वानिकी, पुनर्वनीकरण या सामाजिक वानिकी? तो ईंधन की लकड़ी, चारा उपलब्ध कराने के लिए सभी अप्रयुक्त परती भूमि पेड़ झाड़ियां लगाना क्या कहलाता है? तो मित्रों ये कहलाता है आपका सामाजिक वानिकी, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। ईंधन की लकड़ी, चारा आदि उपलब्ध कराने के लिए सभी उपयुक्त, अप्रयुक्त और परती भूमि पर पेड़ और झाड़ियां लगाना, इससे मौजूदा जंगलों पर दबाव कम हो और सामाजिक वानिकी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यदि हम रूस को छोड़ दें तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन और स्पेन।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, रूस को छोड़ दें तो भौगोलिक दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, यूक्रेन है सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में गिरती है? डैन्यूब, यूराल, नीपर और डॉन, इन 4 नदियों में बताना है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर डैन्यूब की, ठीक है, तो वो गिरती है, दूसरी नीपर भी गिरती है, तीसरी यूराल नहीं गिरती और डॉन गिरती है। तो कितनी है, 1 2 4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है, भौगोलिक या जलवायु क्षेत्र के लिए बीच अपने पशुओं के साथ लोगों की मौसमी आवाजाही ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ट्रांस ह्यूमन्स में अभ्यास के लिए जानी जाती है? किर्गिज लोग, गद्दी लोग, गुर्जर लोग, बकरवाल लोग। तो निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करें। तो यदि हम यहाँ पर सही उत्तर बताएं तो ये सभी जाति आपकी ट्रांस ह्यूमन के तौर पर जानी जाती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा, जावा, न्यू गिनी और बाली। क्या है, सुमात्रा, जावा, न्यू गिनी और बाली, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है, पीटर मैन ग्लेशियर जो अपने विशाल बर्फ द्वीप को टूटने की घटनाओं के लिए जाना जाता है, कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अलास्का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर बात सही है ऑप्शन बी, क्योंकि जो पीटर मैन ग्लेशियर ग्रीनलैंड सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बहने वाला ग्लेशियर में से एक है और यह द्वीप और उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है जो आर्कटिक महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस देश पर का समय क्षेत्र सबसे अधिक है? कनाडा, यूएसए, रूस और फ्रांस। तो समय क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो किसका समय क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वो समय क्षेत्र है आपका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। फ्रांस में कितने हैं क्षेत्रों सहित? 12, अंटार्कटिक 12 से 7 समय क्षेत्र रखता है। फ्रांस के पास यूरोप के कई क्षेत्रों में के शासन के कारण ये बढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या है 83? इसे समझते हैं। किसी भी क्षेत्र की उन्नति निम्नलिखित विशेषताओं पर निर्भर करती है। समुद्र से बड़ी आर्म भूमि गहराई तक प्रवेश करती है। इसका अपवाह कई नौगम्य नदियों द्वारा होता है जो हर दिशा में बहती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में अब आसपास के अधिकांश खाड़ियों और समुद्र उथले हैं। यह क्षेत्र कई प्रायद्वीपीय द्वीपों पर बना है। ठीक है, इनकी अधिकांश भूमि और कुछ किलोमीटर के भीतर है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से किसके बारे में ये कथन है? तो ये कथन बेसिकली किसके लिए है? यूरोप के लिए है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है 84? उसे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन से 3 सबसे बड़े अफ्रीकी देश हैं? तंजानिया, मिस्र, कीनिया। नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र। नाइजीरिया, तंजानिया, मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या। तो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े अफ्रीकी देश की अगर हम बात करते हैं तो वो देश है नाइजीरिया की। अगर हम बात करें तो नाइजीरिया में आबादी कितनी है? 15.3%। इथोपिया में 8.7%। मिस्र में है 7.7%। ठीक है, DR कांगो में है 7% और आपके तंजानिया में है 4.6%। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी दिया है? नाइजीरिया दिया, इथोपिया। तो इथोपिया में अगर हम बात कर रहे हैं तो इथोपिया में 8.7 है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है 85? समुद्र तल के पैलेजिक निक्षेप के लिए कैलकेरियस या सिलीसियस भागों में 7 समुद्री सूक्ष्मजीवों के शैली और कंकाल अवशेषों से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? अब तटीय छत, ऑफशोर टेरेस, ओजेस, ठीक है, महासागर गहरा या खाई, छोटी खाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ओजस होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86?
विश्व भर में चूना पत्थर का सर्वाधिक विशिष्ट विस्तार कहाँ है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्लोवानिया या सऊदी अरब? तो चूना पत्थर का अगर हम विस्तार देखें तो स्लोवानिया में है। ठीक है, स्लोवानिया चूना पत्थर विस्तार के लिए पाया जाता है, अन्य क्षेत्रों में शामिल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित पर विचार करें। मारेनीज, लटकती हुई घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ये तीनों ही आपके हाई हिमलैंड हिमनदी भू आकृतियाँ हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या कह रहा है 88? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश और देशांतर के लिए सही है? सभी अक्षांश समान लंबाई के होते हैं, सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। 0 डिग्री देशांतर मध्याह्न रेखा है। नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 3, 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 और 3, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है 89? निम्नलिखित में से कौन से रेगिस्तान विश्व मानचित्र के सबसे पूर्वी स्थान पर स्थित हैं? आटाकामा रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान या सिम्पसन रेगिस्तान? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मित्रों यहाँ पर आपका जो दिया गया है वो है सिम्पसन रेगिस्तान, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। पूर्व की ओर जाने वाली यात्री और ग्रीनविच से मध्याह्न रेखा तक पहुंचने तक का समय मिलता है। तो पूर्व की ओर जाने वाले यात्री को ग्रीनविच मध्याह्न रेखा तक पहुंचने तक का समय कितना मिलेगा? इस पर यदि हम बात करें तो वो मिलेगा 90 का ऑप्शन 180 डिग्री पूर्व, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91? निम्नलिखित पर विचार करें। कैस्पियन सागर, तांगानिका झील और मृत सागर उपरोक्त में से कौन सी विवर्तनिक झील है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3, केवल 3? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल की लघु उच्चावच विशेषता नहीं है? पनडुब्बी घाटी, सी माउंट, गहरे समुद्र के मैदान, मध्य महासागरीय कटक? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो ये सही है आपका गहरे समुद्री मैदान, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किसी जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं? अब तटीय व्यापार के साथ शुष्क शीतकालीन सघन वर्षा महाद्वीपीय पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। निचले इलाकों में तटीय इलाकों में बर्फबारी कम होती है। उपरोक्त विशेषताओं का उसका वर्णन करती हैं। स्टेपी जलवायु का, चीन प्रकार की जलवायु का, भूमध्य सागरीय जलवायु का, ठंडी शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु का? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये बात कर रही हैं भूमध्य सागरीय जलवायु का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94? निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि सूर्य और सौर नेहारिका से घिरा हुआ है? इसमें धूल के साथ साथ अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम हैं और कणों के घर्षण और टकराव से डिस्क के आकार का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रिया में ग्रहों का निर्माण हुआ। इम्यूनल कांट, लाप्लास, ओटो स्मिथ, कार्ल विजास्कर और एडविन हब्बल? तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने बताया है? तो ओटो स्मिथ और कार्ल विजास्कर ने बताया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र के पानी के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? अक्षांश, भूमि और जल के असमान वितरण, प्रवाहित हवा, समुद्री धारा? नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1, 2, 3, 4 ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। लैप्स, चुक्सी, सेमोएड्स और याकूत खानाबदोश जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? टैगा क्षेत्र में, यूरेशियाई टुंड्रा क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में या मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में? तो ये जनजाति मित्रों पाई जाती है आपकी यूरेशियाई टुंड्रा क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस कारक में मछली को जापानी और चीन लोगों द्वारा के आहार की प्रमुख वस्तु मुख्य प्रोटीन
भोजन के रूप में लोकप्रिय बना दिया। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में विश्व प्रमुख मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है। जापान में पशुधन पालन के लिए बहुत कम चरागाह हैं। धार्मिक कारण, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हैं ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है 98, इसे देखते हैं। पंपास बेल्ट डाउन प्रेरीज मैदान कहाँ हैं? भूमध्य सागरीय, समतोषणीय, मध्य अक्षांशीय और सवाना जलवायु। तो ये जो मैदान हैं बेसिकली ये मैदान आपके समशीतोष्ण महाद्वीपीय या स्टेपी जलवायु में हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करें। सूची 1 हवाएं और सूची 2 क्षेत्र। सिरोको, मिस्ट्रल, बोरा, रोएन वैली, सहारा रेगिस्तान, एड्रियाटिक और एट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सिरोको जो होती है वो सहारा रेगिस्तान में है। मिस्ट्रल रैली फ्रांस में चलती है। बोरा एड्रियाटिक में, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है? उत्तरी सागर अक्षांशों में स्थित होने के कारण उच्च लवणता दर्ज करता है। बाल्टिक सागर बड़ी मात्रा में नदी जल के प्रवाह का कारण कम लवणता दर्ज की जाती है। उच्च वाष्पीकरण कारण भूमध्य सागर उच्च लवणता दर्ज की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1 और 3, 1 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि पहली बात गलत है। 2 और 3 बाल्टिक सागर बड़ी मात्रा में नदी के जल प्रवाह के कारण कम लवणता दर्ज करता है और उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर में उच्च लवणता वाला क्षेत्र दर्ज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। क्या कह रहा है 101, उसे देखते हैं। किस प्रकार के बादल आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा, किस प्रकार के बादल आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर और दृश्यमान प्रभामंडल की विशिष्ट विशेषता को प्रदर्शित करते हैं? सिरोक्यूलमस, सिरोस्ट्रेट्स, ऑटोक्यूलमस और निम्बोस्ट्रेट्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिरोस्ट्रेट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। पृथ्वी के आंतरिक भाग संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एस्थेनोस्फीयर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह कोर का आंतरिक भाग है, यह परत का निचला भाग है, यह मेंटल के ऊपरी भाग है और यह मेंटल का निचला भाग है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्ध 35 से 65 डिग्री अक्षांशों में बनते हैं। शीतोष्ण चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल होते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2। तो यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि पहली बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरीय गर्त अभिसारी प्लेट सीमा से जुड़ी होती है। सूर्य प्रकाश अनुपस्थिति कारण महासागरीय गर्त प्राथमिक उत्पादों से रहित होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। महासागरीय गर्त अभिसारी प्लेट सीमा जुड़ी, ये बात बिल्कुल सही है। ऊपर भी ये आंसर मिला था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या है? मेजिनॉट रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सीमा रेखा है? फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड, स्पेन और पुर्तगाल, पोलैंड और स्लोवाकिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मेजिनॉट रेखा जो है वो किसके साथ है? वो फ्रांस और जर्मनी के साथ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवाओं में क्षैतिज गति को प्रभावित करता है? दाब प्रवणता, कॉरियोलिस बल, ऊंचाई और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? बुध, मंगल, शनि और पृथ्वी। तो सबसे कम घनत्व की बात करें तो वो है आपका शनि, और शनि इतना है कि यदि इसे पानी में डाल दें तो वो पानी में तैरने लगेगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे कम घनत्व है और शनि पृथ्वी का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है सौरमंडल का। ठीक है, इसका घनत्व पानी से भी कम है। बात समझ में आ रही?
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। महाद्वीप परत की तुलना में महासागरीय परत मोटी है। प्रमुख पर्वतीय प्रणालियां क्षेत्रों में महाद्वीपीय परत अधिक मोटी होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर हमारी सही उत्तर नहीं होगा? तो मित्रों यहाँ पर जो है वो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में कौन प्रशांत महासागर की ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं हैं? ओसियो, कोरोसियो, कैलिफोर्निया या हम्बोल्ट धारा। तो ठंडी धारा नहीं है बताना है। तो मित्रों ठंडी धारा जो नहीं है वो है क्रोसियो की धारा, गर्म धारा है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल अंटार्कटिका की धारा है, सॉरी ये अंटार्कटिका अलास्का से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है, ठीक है, और गर्म धारा है ये। क्रिस्टल भागों के भीतर ठंडा होने वाला लावा विभिन्न रूप का धारण करता है। इन रूपों को अंतर्वेदी भू आकृतियाँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्वेदी भू आकृतियों के उदाहरण हैं? लोकोल्थिस, डाइक्स, सिल्स और काल्डेरा। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि काल्डेरा ये कोड सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों के तुलना में भूमध्य रेखा के पास समुद्र के पानी लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए कोरियोलिस बल, ऑप्शन बी एकमैन सर्पिल, ऑप्शन सी चंद्रमा को खींचने की ऊर्जा और सौर तप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर मित्रों कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर बात सही है आपकी सौर तप, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन से सेशल्स का स्थान का सही विवरण है? यह अटलांटिक महासागर पर स्थित है, यह अफ्रीका के एक भूमि से घिरा देश है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है, यह हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर बात सही होगी हिंद महासागर में स्थित, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में भिन्नता के कारण वायुमंडल के शीर्ष पर प्राप्त और सौर उत्पादन एक वर्ष में थोड़ा भिन्न होता है। सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। तो सबसे अधिक दूर कब होती है? तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये होती है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और 3 जनवरी को सबसे पास होती है 147 किलोमीटर दूर, ठीक है, मिलियन किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्या है? निम्नलिखित देशों में कौन सा कौन सा समूह दुनिया के शीर्ष कच्चे तेल का उत्पादन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, सऊदी अरब, अमेरिका और रूस। तो कच्चे तेल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा अमेरिका, सऊदी अरब और रूस, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। वह विस्तृत मैदान जो महाद्वीपीय किनारों और मध्य महासागरीय तटों के बीच स्थित है, जहां किनारों से आगे बढ़ने वाली महाद्वीपीय अवसाद जमा होती है, कहलाती है? अतल मैदान, महासागरीय गर्त, गहरे समुद्र तल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है अतल मैदान, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुएं बदलती हैं। 22 दिसंबर को क्या होगा? विषुव, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। तो यहाँ भी अगर हम बात करें 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है, 7। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा शहद उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राज़ील या नाइजीरिया? तो सबसे ज़्यादा शहद जहाँ पर उत्पादन होता है वो देश है आपका चीन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों में हवा की दिशा, पैटर्न और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध चक्रवात वामावर्त में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध प्रतिचक्रवात वामावर्त क्रम में चलते हैं, ठीक है। तो वामावर्त क्रम में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात और प्रतिचक्रवात भी वामावर्त क्रम में चलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो
प्रति चक्रवात हैं, ये बात गलत है क्योंकि पहली बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जब दो भिन्न वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके बीच सीमा क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। ऐसे कितने वाताग्र हैं? 3, 4, 7 और 5। तो यदि हम यहाँ पे वाताग्रों की बात करें तो ऐसे वाताग्रों की संख्या है बेसिकली 4, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। दो अलग अलग वायु राशियाँ जब मिलती हैं तो उनके बीच एक सीमा क्षेत्र बन जाता है, उसे ही हम फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जो मित्रों वो है केवल 2, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, जबकि ये गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन ही हो गया है अब। ठीक है, गेहूं और चावल दोनों का सबसे उत्पादक है। भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा और इसके बाद रूस और अमेरिका का स्थान आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो चक्रवात है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। तेज हवाएं, वायु, भारी सा तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। अटलांटिक महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है विली विलेज, टाइफून, हरिकेन और बवंडर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हरिकेन। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध देश नहीं है? दक्षिणी सूडान, केन्या, चाड और नाइजर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। वायुमंडल की रचना एवं संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन पृथ्वी की सतह 100 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा की ऊंचाई के साथ घटती जाती है। कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही है केवल 2। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्या होगा? 124। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्या कह रहा है 124? वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के उच्चतम बिंदु पर है? मेसोपॉज, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो वायुमंडल को गर्म करने और ठंडा करके के विभिन्न प्रकार के वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात जमीन के ऊपर की हवा मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो ये गर्म होती है मित्रों ऑप्शन बी संचालन, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ चतुर्घातुक गतिविधियों की श्रेणी में आती हैं? सूचना का उत्पादन, सूचना का प्रसार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ भी सही होगा। सूचना का उत्पादन सही नहीं, सूचना का प्रसार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्या कह रहा है 126 की अगर हम बात करते हैं तो 126 में मित्रों दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 127 पर। क्या है? आने वाली सूर्य विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा में, ध्रुवीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से जुड़े हैं मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129।
क्या कह रहा है 129, निम्न लोगों को दैनिक मांग को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्र केंद्रों के आसपास सब्जियां उगाना ज्ञात है। फैक्ट्री खेती, ट्रक खेती, फूलों की खेती या मिश्रित खेती। तो ये जो खेती होती है बेसिकली ये होती है आपकी ट्रक खेती यानी ऑप्शन सी, ठीक है, शहरी केंद्रों के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में किसने मानव भूगोल को अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? फ्रेडरिक रोटजल, एलन सी सैम्पल, पॉल विडाल, बी लॉचे और डेविड हार्वे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक किसी क्षेत्र जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? खनिज भंडार, जल की उपलब्धता, स्थल रूप और जलवायु। नीचे गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। 1 और 3, 1, 3 और 4, 2 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर मित्रों होगा 1 केवल, यानी बाकी ये चारों चीज़ें क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा दूध मात्रा के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़े डेयरी फार्म के में बनाया जाता है? गुजरात का दूध सागर, सऊदी अरब का अलमराई, ब्राज़ील का फेजेंडा, यूरोप का अर्केंजोना डेयरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कहाँ बनाया जाता है? तो वो है सऊदी अरब का अलमराई, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133, ठंडी समशीतोष्ण महाद्वीप जलवायु या साइबेरियाई जलवायु दक्षिणी गोलार्ध जो उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की तुलना में अधिक भूभाग है। दूसरा, उच्च अक्षांशों दक्षिणी गोलार्ध संकीर्णता, दक्षिणी गोलार्ध में ग्लेशियर का अभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर जो सही बात होगी वो होगी ऑप्शन बी, उच्च अक्षांशों के दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134, संग्रहण का अभ्यास कठोर जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें अक्सर आदिम समाज शामिल होते हैं जो निर्वाह जीवन और पौधों और जानवरों का खनन करते हैं। इस संबंध में निर्वाह संग्रहण का अभ्यास कहाँ? अमेजन, पश्चिमी किनारा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात जो चर्चा की गई है ये की गई है आपकी अमेजन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135, क्या कह रहा है 135, इसे देखते हैं। लोग मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया और मलेशिया को लद्दाख किसके उदाहरण हैं? प्राचीन जल संचय, वाणिज्यिक पशुधन, स्लैड एंड वन कृषि। तो ये किसके हैं? स्लैड और वन कृषि, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूहों में उपस्थित पुश करके पुश कारक और पुल कारक। इस संदर्भ में से कौन सा पुल कारक है? राजनीतिक उथल पुथल, अप्रिय माहौल, महामारी, बेहतर नौकरी के अवसर। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, पुश कारक क्या होते हैं? बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति, राजनीतिक उथल पुथल, ये पुल कारक हैं। ठीक है, जबकि बेहतर नौकरी के अवसर ये पुश कारक हैं, पुल सॉरी। नेक्स्ट है आपके मानव जीवन विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? महबूब हक, अमर्त्य सेन और नेल्सन मंडेला। तो ये दी गई थी किसके कारण मित्रों? ये दी गई थी महबूब हसन के कारण 1990 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 138 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकल्चर का पालन नहीं करता? वृक्षारोपण, कृषि, मिश्रित खेती या डेयरी खेती, वाणिज्यिक अनाज खेती। तो मोनोकल्चर के बारे में यदि हम बात करें तो कौन नहीं करता है? तो ये नहीं करता है मिश्रित खेती, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139, क्या कह रहा है? निम्नलिखित क्षेत्र गोल्ड कॉलर पेशेवर कहा जाता है? चतुर्भाग, द्वितीय क्षेत्र और क्वीनर सेक्टर। तो ये कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है क्वीनियर सेक्टर को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये अगर हम क्वीनियर गतिविधियां ऐसी सेवाएं हैं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था
को ध्यान में रखकर केंद्रित करती हैं। डेटा व्याख्या नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग और मूल्यांकन होता है को अक्सर गोल्ड कॉलर व्यवसायों के रूप में जाना जाता है। वे तृतीय क्षेत्र और उपखंड में प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्या है? अमेरिका विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन दुनिया और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर बताने हैं कौन सी बातें सही हैं। तो उपरोक्त में से कोई भी बात सही नहीं है, सारी बातें क्या हैं? गलत हैं। अमेरिका विश्व में सोने का चीन सबसे बड़ा है, ठीक है। चांदी का अमेरिका सबसे बड़ा है, ठीक है। मैक्सिको चांदी का है, इसके बाद चीन का और फिर पेरू का स्थान आता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, ठीक है। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है मैक्सिको, ठीक है। चीन दुनिया का मैक्सिको और चीन है सोने का, और भारत नहीं, ये है रूस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे कम है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो यदि हम बात करते हैं सबसे कम द्वीप जहाँ पर हैं वो है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में 13 देश ही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बार हम देख लें तो एशिया में जो हैं 48 हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में 13 हैं, और यूरोप में तो बात ही मत करो, 54 देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट अफ्रीका में कितने हैं? 54 देश हैं अफ्रीका में। और यदि हम बात करते हैं यहीं पर यूरोप में तो 44 देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है 42? बोलिविया का पठार या अल्टीप्लानो का पठार स्थित है। दक्षिण अमेरिका पूर्वी पठार, दक्षिण अमेरिका पश्चिमी किनारा। तो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके द्वारा संभालने के यातायात और के प्रकार के स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो संदर्भ में आउटपोर्ट कौन सा होगा? तो अगर आउटपोर्ट के बारे में बात करें तो वो है ग्रीस पिरियन बंदरगाह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। सही सुमेलित बुशमैन जनजाति, अमेजन बेसिन, चुकुच्ची जनजाति और बोरो जनजाति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो केवल 20 सही है, क्योंकि 2 मिला है। बाकी बुशमैन जनजाति अफ्रीका में है। कहाँ पर है? बुशमैन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बुशमैन जो है वो अमेजन बेसिन के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में स्वदेशी शिकारी है। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका या कालाघारी रेगिस्तान में। बोरो अमेजन में। रूस सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या कह रहा है 145? उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दुनिया में सबसे अच्छा कॉफ़ी उत्पादक है? कोलंबिया और ब्राज़ील, युगांडा, इथियोपिया, इंडोनेशिया और स्पेक्समी। तो ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 है। यहाँ जन्म हुआ है कॉफ़ी का। कहाँ? यहाँ पर। इथियोपिया, इंडोनेशिया, वियतनाम सब में होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, मोज़ेको रेगिस्तान, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका। उसमें से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये सब सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें जो आपका 146 है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल ये तो अफ्रीका में है, ये आपका सही हो जाएगा। मोजावे रेगिस्तान ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आटाकामा चिली यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, ये सही है। पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। क्या क्वेश्चन है? पनामा के जल संधि में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है? सही है। प्रशांत महासागर कैरिबियन सागर के बीच स्थित है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147
8। ऑप्शन क्या है? रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चीन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? रूस का है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबद्ध बंदरगाह है? ठीक है, तो भूमिबद्ध बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? सैन फ्रांसिस्को, दूसरा वेटिकन, रॉटरडम, सिंगापुर। तो लैंडलॉक्ड है कौन सा? सैन फ्रांसिस्को। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पिछले दशक की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है? ठीक है, ऑप्शन ए 2011, ठीक है, तो क्या है ऑप्शन? पिछले दशक की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि 2011-21 के बीच पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या 10% से अधिक खो दी है। ऑप्शन क्या है? अर्जेंटीना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर मित्रों डेटे के हिसाब से होगा बुल्गारिया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद।